जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। देखिए, आज हमें अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये पूरा बेसिक हैं, ये वेस्ट पर आधारित है हमारे द्विघात समीकरण के। हमें सिर्फ इन प्रश्नों में क्या करना है, समीकरण पहचानना था फर्स्ट नंबर में कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, और सेकंड नंबर में हमको क्या करना है, तो सेकंड नंबर में हमें करना है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। देखिए, यहाँ तार्किक क्वेश्चन दिए गए हैं या शाब्दिक क्वेश्चन दिए गए हैं या कि तर्क के रूप में बातों को रखा गया है, ठीक है ना। यानी उनका योगफल दिया जाएगा, बी की वैल्यू दी जाएगी और सी की वैल्यू दी जाएगी, गुणनफल दिया जाएगा, और योगफल और गुणनफल की सहायता से ही हमको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण या गणितीय रूप में इनको व्यक्त करना है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही इजी होते हैं, थोड़ा सा क्या होता है ना, जनरली हम इन लोगों को बहुत कठिन मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों को और सॉल्व करने से कतराने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे तो जरूर बनेगा। देखिए, फर्स्ट नंबर है एक आयताकार भूखंड, ठीक है ना। आयताकार भूखंड का मतलब जैसे आपके घर का कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक हो, उसको आप क्या कहोगे, आयताकार भूखंड कहोगे। का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, यानी कि देखो वर्ग मीटर में दिया है क्षेत्रफल, तो जाहिर सी बात है कि लंबाई काहे में दी जाएगी, मीटर में दी जाएगी, चौड़ाई भी मीटर में दी जाएगी। तो देखो, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलो हम इसको हल करते हैं, क्योंकि हमें इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसमें किसी एक चीज को, जो चीज नहीं ज्ञात रहती ना, उसको हम क्या मानते हैं, चर मान मानते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई हो गई x मीटर। अब इसके बाद देखो, इसका क्षेत्रफल तो पहले से ही दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 528 वर्ग मीटर। अब हम कर देंगे इसको प्रश्नानुसार। तो चलिए हम प्रश्नानुसार कर देते हैं। या कि इसकी चौड़ाई भी तो हमने x लिख लिया है। यदि मान लो कि आपको यहीं पास लंबाई लिख देना है, तो यहीं पास हम लंबाई भी चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो देखो, लंबाई क्या बोल रहा है कि चौड़ाई के दुगने से, तो देखो चौड़ाई क्या हो गई, x हो गई, तो चौड़ाई का दुगना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो देखो चौड़ाई हो गई x, चौड़ाई का दुगना हो गया 2x, और चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है, एक अधिक है। तो यहाँ पास हम क्या किए, इसमें एक जोड़ दिए, ठीक है। तो देखो हमारी लंबाई कितनी हो गई, 2x + 1 मीटर, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, चौड़ाई, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चलिए प्रश्नानुसार करते हैं। तो हम देखिए लिख दिए हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L × B। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल देखो यहाँ कितना दिया है, 528। तो इधर हमारा क्षेत्रफल हो गया 528 बराबर L की वैल्यू क्या है, 2x + 1 और इंटू, है ना, L × B। तो B की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पास लिख देंगे x। चलो इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखो 2x का गुणा होगा x से, तो कितना आ जाएगा, 2x का आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर +1 का गुणा हो जाएगा x से, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इधर आपको तो 528 है ही। अब इनको क्या करते हैं, हम मानक रूप के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको हम उठा करके इधर ले आते हैं, ठीक है ना। या कि मान लो कि पूरे समीकरण को ही चेंज कर देते हैं, LHS को RHS में, RHS को LHS में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। देखिए हमने क्या किया है, 2x² + x को पूरे RHS को उठा करके LHS में रख लिए, और LHS को किधर भेज दिए, RHS में भेज दिए। देखो क्या चिन्हों का परिवर्तन हुआ, नहीं होगा। अब 528 को उठा करके C के रूप में LHS में ले आते हैं। तो देखो ये आपका हो जाएगा 2x² + x - 528 बराबर 0, ठीक है। तो देखा आपने कि ये किसके रूप का हो गया, गणितीय रूप के रूप का हो गया। अब इसके आगे हमको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। यहीं पास ही आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पास हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में बना दिया है, ठीक है बच्चों। अब चलिए देखते हैं इसका अगला अंक।
सेकंड नंबर है, देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब आपको पता है, थोड़ा हम समझ लेते हैं। क्रमागत पूर्णांक का मतलब तो जानते हो, धनात्मक पूर्णांक हमारी संख्या रेखा होती है, 0 होता है, ये LHS होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होती है, नेगेटिव, और राइट हैंड साइड की ओर क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो मान लो कि पहला पूर्णांक हमारा 1 हो गया, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो आप देख रहे हो कि क्रमागत पूर्णांक में सभी में 1 जुड़ता चला जा रहा है। जैसे यहाँ 1 है ना, तो 1 में 1 जुड़ा तो 2 आया, 2 में 1 जुड़ा तो 3 आया, 3 में 1 जुड़ा तो 4 आया। इसी प्रकार हम मान लेंगे कि हमारा पहला पूर्णांक मान लो x हो गया, तो क्रमागत दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम यहाँ, चलिए इसको हल करते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि माना पहला क्रमागत पूर्णांक x है व दूसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 है। अब इसके बाद जो हमारा प्रश्न कह रहा है, तो हमको क्या कर देना है, प्रश्नानुसार। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, यानी जैसा हमारा प्रश्न कहेगा वैसा हमें कर देना है। तो बोल रहा है कि इनके पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब ये जो दोनों मान है ना, इन दोनों का आपस में गुणा, कहने का तात्पर्य x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों का आपस में गुणा कितना आ रहा है, 306। तो दोनों का गुणा हमने कर दिया, कितना आ गया, 306 आ गया। देखो x का गुणा x से होगा तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x का गुणा 1 से होगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, बराबर कितना आ गया इधर, 306। चलो 306 को उठा करके LHS से ले आओ RHS में, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बराबर, ये आपका, सॉरी 306 हमने तो वही चीज़ लिख दिया, मिस्टेक हो गया, इसको उठा करके लाना था ना। तो ये आपका हो जाएगा, फिर से कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस x, और ये माइनस का हो जाएगा 306 और बराबर में हो जाएगा 0। यही देखो है हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, इनके मूलों को नहीं ज्ञात करना है, या कि वैल्यू हमें नहीं लानी है, सिर्फ गणितीय रूप में इनको व्यक्त करना है। तो बच्चों सेकंड नंबर भी हमारा गणितीय रूप के रूप में व्यक्त हो गया है। अब चलिए देखते हैं इसका तीसरा अंक। तीसरे नंबर में है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है ना, मान लो कोई रोहन नाम का लड़का है, उसकी माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है ना, उसकी आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों की आयुओं का क्या होगा, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो इन क्वेश्चनों को हम लास्ट से हल करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लिख देंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब वर्तमान में उसकी माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन के माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। अब देखो प्रश्नानुसार ये क्या कहता है। अब जो प्रश्न कहेगा ना वही हमको इसमें कर देना है। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो देखो वर्तमान में x वर्ष है इसकी आयु, तो 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात इसकी आयु मैं यही रफ के रूप में लिख दे रहा हूँ। देखो क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात वर्तमान में 3 साल और जुड़ जाएगा, और उसकी माँ की आयु क्या है, x प्लस 26 वर्ष है। तो x प्लस 26 में ही 3 वर्ष और क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद बोल रहा है, 3 वर्ष बाद का गुणनफल कितना हो रहा है, 360। तो देखो 26 में 3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 26 3 29 हो जाएगा। तो देखो 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु हो गई वो कितनी हो गई, x प्लस 3 हो गई, और उसके माँ की 3 वर्ष बाद कितनी आयु हो गई, x प्लस 29 हो गई। ये रफ में कर लेना है, यहाँ डायरेक्ट कर लेना है, ज़्यादा कचरा पाल के नहीं रखना है। ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा हमारे प्रश्नानुसार, और उसकी माँ की 3 वर्ष बाद आयु कितनी हो गई, x प्लस 29 वर्ष हो गई, और इन दोनों का गुणनफल कितना आ गया, 360 आ गया। तो यहाँ हमने लिख दिया 360। अब देखो इनका आपस में होगा गुणा। तो देखो पहले x का गुणा x से होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ x का स्क्वायर। फिर देखो x का गुणा किससे होगा, 29 से होगा। तो यहाँ देखो धनात्मक में ही है ना, तो प्लस और प्लस प्लस, और 29 का गुणा x से हुआ तो 29x आ गया। फिर ये भी देखो 3 प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये देखो प्लस आ जाएगा, और 3 का गुणा x से आ जाएगा तो 3x।
अब देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 3 का गुणा होगा 29 से, तो प्लस, और 29 का गुणा हमें किससे करना है, 3 से करना है। तो 29 का गुणा जब 3 से करेंगे तो 29 त्याई होता है 87, ठीक है। तो यहाँ आ गया 87 बराबर, इधर आपका क्या है 360, तो इधर हमको क्या लिख देना है 360 ही लिख देना है। चलो अब घातांकों को हम व्यवस्थित करके लिखते हैं घटते क्रम में। देखो पहले है एक्स स्क्वायर, तो ठीक है 29x फिर प्लस 3x, तो 29 में 3 जोड़ देंगे तो 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। फिर देखो प्लस का 87 है और ये 360 इधर प्लस में है, RHS से LHS में आएगा तो माइनस का 360 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो 87 प्लस में और 360 माइनस में, तो 360 में जब हम 87 घटाएंगे तो हमको मिलेगा माइनस का चिन्ह मिलेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस, और हम घटाने पर पाएंगे 273 बराबर 0। देखो यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिर्फ गणितीय रूप में इनको व्यक्त करिए, ठीक है ना, यानी द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करिए। देखो x की घात 2 है और जो यहाँ a की वैल्यू है वो 1 है, 0 नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। अब चलिए देखते हैं इसका चौथा अंक। चौथा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है ना, 480 किलोमीटर वो चलती है और उसकी चाल में कोई परिवर्तन लगातार नहीं आता। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर से कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल इजाद करनी है, ठीक है ना, कितने घंटे कम हो जाती है, 8 घंटे कम हो जाती है। तो चलो हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं, सिर्फ इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना, हमें पूरा वैल्यू तो यहाँ निकालना नहीं है, फिर जब बोलेगा तो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो चाल हमारी क्या हो गई, x किलोमीटर पर आवर्स। अब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। तो यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। अब इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, इसका समय पूछ रहा है, ठीक है ना। तो समय बराबर क्या होता है, आपको समय बराबर सूत्र पता होना चाहिए। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, ठीक है ना। तो समय बराबर हम निकाल देते हैं दूरी बटे चाल, ठीक है। तो देखो समय बराबर हमको यहाँ कितना मिल जाएगा, तो जो हमारा समय बराबर दूरी है 480 बटे में हो जाएगा x। तो यहाँ हमको कितना मिला, 480 बटे x। अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार। तो देखो प्रश्नानुसार ये हमारा प्रश्न कह रहा है कि यदि इसकी चाल क्या कर देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती है तो उसमें कितना अधिक समय लग जाता है, 3 घंटे, ठीक है ना। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। तो देखो हमारे समय की वैल्यू कितनी हो गई, 480 बटे x है। x क्या है, चाल है। बोल रहा है कि चाल में 8 किलोमीटर पर आवर्स कम कर दें। तो देखना ना, ये जो हमारी चाल x थी ना, तो x में हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिए, कम कर दिए। तो जब हम इसमें चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए तो जो हमारा समय मिला था, समय कितना मिला है, 480 बटे x मिला है। तो इसमें 3 घंटा अधिक समय लगता है, तो इसमें इधर 3 क्या होगा, जुड़ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना। देखो हमारा समय है 480 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। समय कितना है, 480 किलोमीटर, यानी 480 बटे x हमारा समय है, ठीक है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी हो गई 480, चाल क्या माने, x माने, तो 480 बटे क्या हो गया, x हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन कहता है इसकी चाल में 8 किलोमीटर पर आवर्स की कमी होती है। तो देखो चाल में हमने क्या किया, 8 किलोमीटर पर घंटा की कमी कर दिया। तो जो हमारा समय था, यहाँ समय मिला है ना 480 बटे x, तो 480 बटे x में 3 घंटे अधिक समय लेगा। तो देखो समय में 3 घंटा जोड़ दिए, अब लगभग समझ में आ गया होगा। तो चलो अब इन समीकरणों को हम कर देते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पास क्या करेंगे, अभी 480 अपान x माइनस 8 को कुछ मत करो, इधर वाला जो लिखा है ना 480 बटे x धन 3, इसका पहले भिन्न का जोड़ कर दो। तो चलो इसको पहले हम उतार लेते हैं डायरेक्ट, 480 बटे
x माइनस 8 इसको रहने देते हैं बराबर। देखो यहाँ पास जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, x ही आएगा। तो x बटे यहाँ 480 और x का गुणा यहाँ किस में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा 3x। अब देखो ये जो मान आपको प्राप्त हुए हैं ना, इनका आप कर दो तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने का मतलब x का गुणा हो जाएगा 480 से, ठीक है। तो यहाँ पास आप लिख दो कितना आ जाएगा, 480x आ जाएगा बराबर 8, x माइनस 8 का गुणा हो जाएगा 480 धन 3x से। तो यहाँ पास लिखो x माइनस 8 का गुणा किससे कर देंगे, 480 धन 3x से इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखो हमको कितना मिला है, ये 480x बराबर x का गुणा 480 से होगा तो कितना आएगा, यहाँ 480x हो जाएगा। फिर देखो x का गुणा किससे होगा, 3x से, तो देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। अब देखो 480 का गुणा होगा यहाँ माइनस 8 से, ठीक है ना। तो देखो ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, और जब आप रफ में कर लेना 480 का गुणा किससे करोगे, 8 से करोगे, तो आपको मिलेगा 1280। गुणा करके आप देखना, आप करोगे 480 गुणे 8 तो आपको मिलेगा, देखो 8 शून्यम शून्य, 8 अठाई 64, ठीक है ना, 8 अठाई 64। थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया, देखो गुणा करने पे 8 शून्यम शून्य, 8 अठाई 64 की 4 हासिल 6 आ जाएगा, 8 चौको 32 और 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38, यानी 3840 होगा। मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लेंगे। कितना आएगा यहाँ पास, माइनस 3840। तो देखो हमने क्या क्या किया था, पहले x का गुणा किससे कर दिया, 480 से, तो कितना आ गया 480x। फिर x का गुणा किससे किया, 3x से, ठीक है ना, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर। फिर माइनस 8 का गुणा किससे कर दिया, 480 से, तो कितना आ गया माइनस 3840। अब देखो माइनस 8 का गुणा किससे कर देंगे, प्लस 3x से, तो देखो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और 8 और त्रिक 24, तो यहाँ पास आ जाएगा 24 और आ गया आपका x, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 24x। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सुधार लेंगे। अब देखिए यहाँ पास क्या है आपका, ये 480x है, यहाँ पास भी 480x है। देखो दोनों धनात्मक में है, दोनों आपके हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है ना, तो इनको आप कर दो कैंसिल। अब देखो इधर की जो वैल्यू आपकी थी वो हो गई 0 बराबर, इधर आपको क्या मिला, इधर आपको मिला 3x स्क्वायर, और इधर आपको क्या बचा है, माइनस 3840 और माइनस का 24x। देखो इस पूरे मान को उठा करके इधर ले आओ, LHS से RHS में ले आओ। देखना हम सिर्फ उठा करके पूरा ले आएंगे, पूरा ले आएंगे तो चिन्ह बिल्कुल नहीं परिवर्तित होगा। ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर, और घातों को किस क्रम में लिख देते हैं, घटते क्रम में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो घटते क्रम में लिख देंगे तो ये क्या होगा, माइनस 24x आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 3840, और बराबर में आ जाएगा आपका 0। देखो इसमें से हम 3 ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। तो देखो 3 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3, तो यहाँ बचा आपका x स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 3 अठे 24, तो यहाँ आपका हो गया 8x। और जब यहाँ से आप 3 देखो कॉमन लोगे तो देखो ये किस में है, प्लस में है ना कॉमन वाला, तो ये माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। तो देखो 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, यहाँ से देखो 6 घटेगा तो 2 बचेगा, 3 अठे 24, और आपका आ गया 0 बराबर, इधर आ गया 0। अब देखो 3 जो है, इस 3 का हम पक्षांतर करेंगे इधर से इधर, तो 0/3 होगा, तो यहाँ से आपका ये 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिला x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया है, और यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। इसके बाद तो हमें मान हल करने के लिए नहीं बोला है क्वेश्चन ने, सिर्फ इसको गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए कहा गया है, तो आपने इसको गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। इस प्रकार से हमारा 4.1 लास्ट हो जाता है।